वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वेन डायग्राम। रीजनिंग का एक टॉपिक होता है वेन डायग्राम, जिसके अलग अलग क्वेश्चंस हम आज उठा रहे हैं यहाँ पर। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। तो वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के अंदर आते हैं जहाँ पर कोई भी तीन चीज़ें दे दी जाती हैं। उन तीन चीज़ों का आपस में हमें एक डायग्राम के द्वारा संबंध दर्शाना होता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ क्या संबंध रखती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द दिया गया है संगीतज्ञ, दूसरा शब्द दिया गया है वादक, तीसरा लिखा गया है वीणा वादक। अब इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है, किस तरीके से इस वेन डायग्राम के द्वारा हम समझा सकते हैं इनको। ठीक है, संगीतज्ञ की बात करें तो क्या संगीतज्ञ होते हैं वो वादक होते हैं? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि संगीतज्ञ वादक होते हैं। क्या संगीतज्ञ वादक होते हैं? कुछ कुछ वादक संगीतज्ञ वो वादक हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे वादक संगीतज्ञ हों। वादक का मतलब होता है कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है वीणा वादक। वीणा वादक वो होते हैं जो वीणा बजाते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो वीणा वादक होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वादक होंगे। तो ये डायग्राम हमें सही दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे वीणा वादक। क्या मानेंगे? वीणा वादक। जितने भी वीणा वादक होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? वादक के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सेकंड जो ये दिखा रहा है हमें सर्कल बना हुआ, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है वादक को। ठीक है, अब कुछ वादक ऐसे हो सकते हैं जो क्या हो सकते हैं? संगीतज्ञ हो सकते हैं। सारे वादक संगीतज्ञ नहीं होते और सारे संगीतज्ञ भी वादक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम इस तरह से बनाया गया है। बाहर की तरफ जो बच गए, जो ये संगीतज्ञ हैं, वो ना तो वादक हैं और ना ही वीणा वादक हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है पत्नी परिवार, पति पत्नी परिवार। पति कभी भी पत्नी नहीं होता और पत्नी कभी भी पति नहीं होती, लेकिन ये दोनों के दोनों सम्मिलित किस में होते हैं? परिवार के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो गया पति और ये हो गई पत्नी, लेकिन ये दोनों के दोनों किस में आते हैं? परिवार के अंदर आते हैं। अब परिवार के अंदर और भी बहुत सारे सदस्य होते हैं जो यहाँ बच गई जगह उसमें सम्मिलित होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान। विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट होता है, गणित एक अलग सब्जेक्ट होता है, जीव विज्ञान भी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन जीव विज्ञान असल में हिस्सा होता है किसका? विज्ञान का हिस्सा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या मानेंगे? जीव विज्ञान। सारी जीव विज्ञान किस में आती है? विज्ञान के अंदर आती है। गणित एक अलग सब्जेक्ट होता है, गणित का जीव विज्ञान और विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें यहाँ पर दे रखा है औरत, माँ, डॉक्टर। देखिएगा, जो जितनी भी माएँ होती हैं, साफ साफ पता चलता है माँ हमेशा एक औरत बनती है। तो जितनी भी माएँ होती हैं वो सारी की सारी किस में आएंगी? औरत के अंदर आएंगी। अब कुछ माएँ भी डॉक्टर बन सकती हैं और कुछ औरतें भी क्या होती हैं? डॉक्टर होती हैं। तो यहाँ पर चारों में से कौन सा सही रहेगा? अगर हम पहले को सही माने, इसको अगर हम माँ माने, इसको डॉक्टर माने, तो इसका मतलब माएँ डॉक्टर नहीं होती, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला हमारा क्या रहेगा? गलत। दूसरे में हम कह सकते हैं कि ये क्या है? मान लेते हैं कि ये माँ है और ये क्या है? औरत हैं और ये डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर ये साफ दे रखा है डॉक्टर, माँ कभी डॉक्टर नहीं बनती है, औरत कभी डॉक्टर नहीं बनती। ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। थर्ड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हम अंदर वाले को क्या माने? माएँ हैं ये सारी। ठीक है, बाहर वाले कॉलम की अगर बात करें तो ये सारी क्या हैं? माएँ जितनी भी होती हैं वो औरत के अंदर आती हैं। तो ये किस कॉलम को दर्शा रहा है? औरत को दर्शा रहा है। जबकि कुछ माएँ भी डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ औरतें भी डॉक्टर हो सकती हैं। बाकी का जो ये हिस्सा बच गया डॉक्टर का, यहाँ पर वो डॉक्टर होंगे जो पुरुष होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा रहेगा हमारा? सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अगला हमें दे रखा है सवाल। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान। ये वही सवाल फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल हमें दे रखा है यहाँ पर बैंगन, सब्जियाँ, मांस। अब देखिएगा, जितने भी बैंगन होते हैं वो बैंगन सारे के सारे किस में आते हैं?
सब्जियों के अंदर आते हैं। लेकिन मांस एक अलग चीज़ होती है, मांस कभी भी सब्जी नहीं होती है। हालांकि ये खाने में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोग नॉनवेज होते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हम माने तो मांस कभी भी खाने सब्जियों के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम ये जो हो गया अंदर वाला क्या होगा, बैंगन। फर्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ये क्या रहेगा, बैंगन। सारे के सारे बैंगन किस में आते हैं, सब्जियों के अंदर आते हैं। अब जो बाहर जगह बच गई वहाँ पर आलू, गोभी, मटर, भिंडी और भी बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, वो सारी सब्जियाँ आ जाएंगी और मांस यहाँ पर अलग से आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, कोणार्क, मानसरोवर, भारत। पहला कोणार्क, दूसरा मानसरोवर, तीसरा हमें भारत दे रखा है। कोणार्क एक अलग जगह है, मानसरोवर एक अलग जगह है, लेकिन ये दोनों की दोनों जो जगहें हैं वो कहाँ पर आती हैं, ये दोनों आती हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, कोणार्क है। ठीक है, और ये क्या है, मानसरोवर है। लेकिन ये दोनों के दोनों भाग हैं वो किसके अंदर सम्मिलित होते हैं, भारत के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगला सवाल हमें दे रखा है, वकील, शिक्षकों और शिक्षित। देखिए यहाँ पर वकीलों की बात हो रही है, यहाँ पर शिक्षकों की बात हो रही है, यहाँ पर शिक्षित की बात हो रही है। तो देखिए शिक्षित की अगर बात करें तो वकील भी शिक्षित होते हैं और शिक्षक भी शिक्षित होते हैं, लेकिन वकील कभी भी शिक्षक नहीं होते हैं और शिक्षक कभी भी वकील नहीं होते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो शिक्षक के पैसे में आ जाते हैं, या कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो एलएलबी करने के बाद में वकील बन जाते हैं। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन असल बात यही है कि वकील एक अलग प्रोफेशन होता है, शिक्षक का, एक टीचर का एक अलग प्रोफेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वकील अलग रहेगा, शिक्षक अलग रहेगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, शिक्षित होंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन हमें सही दिख रहा है। इसको मानेंगे वकील, इसको मानेंगे हम शिक्षक, और इनको हम किस में सम्मिलित करेंगे, दोनों के दोनों को शिक्षित में सम्मिलित करेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, रोजगार युक्त। रोजगार युक्त वो होते हैं जो रोजगार देने का काम करते हैं या रोजगार पाने लायक होते हैं। ठीक है, रोजगार युक्त डॉक्टर्स की बात करें और व्यक्तियों के अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों आती हैं। ठीक है, तो जितने भी जो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, डॉक्टर सारे होते हैं वो रोजगार युक्त होते हैं। क्या होते हैं, रोजगार युक्त। और जितने भी रोजगार युक्त होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सी चीज़ नज़र आ रही है जहाँ पर सारे डॉक्टर रोजगार में आएँ और सारे रोजगार के इसके अंदर सम्मिलित हों, व्यक्तियों के अंदर शामिल हों। तो यहाँ पर हमें एकमात्र ऑप्शन बी ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस बी ऑप्शन में बात करें, सबसे पहले हम मानेंगे डॉक्टर्स को। ये कॉलम किसका मानेंगे, हम डॉक्टर्स को। सेकंड जो कॉलम हम बनाएंगे वो रोजगार युक्त का बनाएंगे। ठीक है, अब डॉक्टरों के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो रोजगार युक्त होते हैं, तो वो यहाँ पर सम्मिलित होंगे। इसके बाद में जो लास्ट वाला होगा सर्कल जो बनाया हुआ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर वो कर रहा है, यहाँ पर व्यक्तियों को इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन रहेगा इसका वो क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अब यहाँ पर दे रखा है, मित्र। पहला क्या दे रखा है, मित्र, यार, दोस्त, फ्रेंड। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक वो होते हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं, जो सही रास्ता दिखाने का काम करे, पथ को प्रदर्शन करने का काम करे, वो पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। दार्शनिक, फिलोसॉफी होते हैं यहाँ पर। तो देखिए कुछ मित्र की अगर बात करें तो कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो पथ प्रदर्शक होते हैं, और कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो पथ से भटका भी देते हैं। तो मित्र में दोनों ही चीज़ें सम्मिलित होती हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो पथ प्रदर्शक होते हैं, और कुछ पथ प्रदर्शक ऐसे भी होते हैं जो मित्र भी होते हैं। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें दार्शनिक की, तो कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, और कुछ दार्शनिक ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी के तो क्या होंगे, मित्र होंगे। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर कुछ कुछ सम्मिलित होती हैं। कुछ मित्र पथ प्रदर्शक होंगे, कुछ मित्र दार्शनिक होंगे, कुछ पथ प्रदर्शक मित्र होंगे, और कुछ पथ प्रदर्शक हैं वो क्या होंगे, दार्शनिक होंगे। इसी तरह कुछ दार्शनिक पथ प्रदर्शक होंगे, कुछ दार्शनिक मित्र भी होंगे। तो कुछ का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर सिर्फ यही दर्शा रहा है। बीच का जो ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पर वो व्यक्ति होंगे जो मित्र भी होंगे, किसी का पथ प्रदर्शक भी कर रहे होंगे, और साथ साथ में वो लोग दार्शनिक भी होंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं
इस कॉलम की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर इस कॉलम को मैं हरे रंग से दर्शा रहा हूँ, तो इस कॉलम की बात करूँ तो ये कॉलम किसको दर्शाएगा? मान लेते हैं हम ये मित्र है, ठीक है, क्या है ये? मित्र है, और ये दार्शनिक है। तो यहाँ पर ये जो कॉलम है ये मित्र और दार्शनिक दोनों को दर्शा रहा है। इसी तरीके से ये मान लेते हैं हम इसको पथ प्रदर्शक मान लेते हैं, तो ये पथ प्रदर्शक और मित्र इन दोनों को दर्शाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें यहाँ पर दे रखा है, दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामितीय आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है? देखिए यहाँ पर 3 ज्यामितीय आकृतियाँ दर्शाई गई है। एक हमें यहाँ पर ये स्क्वायर दर्शाया गया है, दूसरा हमें यहाँ पर एक वर्त सर्कल दिखाया गया है, तीसरा हमें एक ट्राइंगल दिखाया गया है। यानी यहाँ पर 3 ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसे हम इस ए की बात करें तो ए सिर्फ और सिर्फ इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है, बाकी की 2 ज्यामितियों में नहीं आ रहा है। डी की अगर बात करें तो डी सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में आ रहा है। बी की बात करें तो बी सिर्फ सर्कल में आ रहा है। सी की बात करें तो सी इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, इस वर्त के अंदर भी आ रहा है, लेकिन इस स्क्वायर के बाहर आ रहा है, सी इसके अंदर नहीं आ रहा। जबकि ये कह रहा है कि ऐसी चीज़ बताइए जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में आती हो। तो ऐसा एकमात्र यहाँ पर कौन सी चीज़ है? ई है, क्योंकि ई ट्रायंगल्स के अंदर से भी आ रहा है, वर्त के अंदर से भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर से भी आ रहा है। तो एकमात्र ई होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो क्या सही आंसर रहेगा? ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें यहाँ पर दे रखा है, निम्न रेखाकृति में वर्त द्वारा ग्रामवासी, यानी जो ये वर्त का निशान है ये वर्त किसको दर्शा रहा है? ये वर्त दर्शा रहा है ग्रामवासी को, ठीक है। अगला हमें दे रखा है, त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, किसके द्वारा? ट्राइंगल के द्वारा। जो ये ट्राइंगल है ये किसको दर्शा रहा है? तो ये ट्राइंगल दर्शा रहा है शिक्षित लोगों को, ठीक है। वहीं हमें तीसरा, आयत द्वारा रोजगार, आयत के द्वारा किसको दर्शाया जा रहा है? यहाँ पर रोजगार को दर्शाया जा रहा है। आयत की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर रोजगार लिख देंगे, ठीक है। आगे ये क्या पूछ रहा है, किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित करता है कि कुछ शिक्षक ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं? यानी तीनों चीज़ें आनी चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षक भी हैं, ग्रामीण भी हैं और रोजगार भी हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें तीनों के अंदर से ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के अंदर से गुजर रहा है? अगर हम इस 4 नंबर पर एक बार गौर करें तो ये 4 नंबर इस स्क्वायर के सर्कल के अंदर से भी आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, और इस आयत या रेक्टेंगुलर के अंदर भी आ रहा है। तो एकमात्र यहाँ पर 4 नंबर ऐसा है जो तीनों के अंदर से गुजर रहा है। इस 5 की बात करें तो ये ट्रायंगल से बाहर है। इस 9 की बात करें तो ये इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल दोनों से बाहर है। 8 की बात करें तो ये 8 त्रिभुज और आयत इन दोनों से बाहर हैं। इस 3 की बात करें तो ये 3 इस त्रिभुज से बाहर है। तीनों के अगर अंदर की बात करें तो एकमात्र नंबर कौन सा आ रहा है? 4। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षक ग्रामीण और रोजगार में लगे हुए हैं? तो वो व्यक्ति हैं 4। कितने व्यक्ति हैं? 4। आई होप आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें दे रखा है, कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं? देखिए यहाँ पर ये अध्यापक को दर्शा रहा है ट्रायंगल। यहाँ पर ये जो वर्ग दे रखा है ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है अनुभवी लोगों को। बुद्धिमान को कौन दर्शा रहा है? ये वर्त दर्शा रहा है। यहाँ ये कह रहा है कौन से अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान और अनुभवी, यानी ऐसी चीज़ ढूंढनी है हमें जो अध्यापक भी हों, बुद्धिमान भी हों और उसके साथ साथ अनुभवी भी हों। तीनों चीज़ें हों तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा? तीनों के अंदर से कौन सी चीज़ गुजर रही है? इस 1 की बात करें तो ये 1 इस वर्ग से बाहर है। इस 3 की बात करें तो ये 3 इस ट्रायंगल से बाहर है। इस 4 की बात करें तो ये 4 इस वर्त से बाहर है। तो एकमात्र नंबर हमें कौन सा नज़र आ रहा है? यहाँ पर 2 नंबर नज़र आ रहा है। 2 की बात करें तो ये इस वर्ग के अंदर है, त्रिभुज के भी अंदर है और इस वर्त के भी अंदर है। यानी 2 लोग ऐसे होंगे जो अध्यापक भी हैं, अनुभवी भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। तो 2 नंबर हमारा सही रहेगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज़ द राइट रहेगा। अब अगर आप सवाल ये पूछ लेता है यहाँ पर कि बताइए गांव के अंदर ऐसे कितने अध्यापक हैं जो बुद्धिमान हैं? ऐसे कितने अध्यापक हैं जो बुद्धिमान है? यानी यहाँ पर अनुभवी के बारे में कोई बात नहीं लिखी जाए, सिर्फ अध्यापक बुद्धिमान कितने हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? यानी हमें निकालना है कि इस वर्त के अंदर से और त्रिभुज के अंदर से 2 जो चीज़ें गुजर रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वर्त के अंदर से और इस त्रिभुज के अंदर से कौन कौन सी? तो 1 भी गुजर रहा है, 2 भी गुजर रहा है। इसका मतलब अब की बार हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर
3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर सवालों के आंसर देने होते हैं। अगला सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें यहाँ पर दिया गया है, ये कह रहा है कि निम्न आरेख पर उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। यानी यहाँ पर अलग अलग जो सर्कल बने हुए हैं ये 3 विषयों को दर्शा रहे हैं। मान लेते हैं आप अपनी तरफ से लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये है वो मैथ को दर्शा रहा है। मान लेते हैं हम ये किसको दर्शा रहा है, ये साइंस को दर्शा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश को दर्शा रहा है। ये तीनों सब्जेक्ट, तीनों जो सर्कल हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट को दर्शा रहे हैं। पूछ क्या रहा है, 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो पढ़ते हैं। अब ये 5 के बारे में हमसे पूछ रहा है कि बताइए 5 कौन सा विषय पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, ये 5 नंबर है, ये साइंस वालों के अंदर से गुजर रहा है। 5 नंबर की बात करें तो ये मैथ वालों के अंदर से भी गुजर रहा है। 5 की अगर पार बात करें तो 5 है वो इंग्लिश वालों के अंदर से भी गुजर रहा है। ये कह रहा है सभी 3 विषय, यानी 5 नंबर है वो सभी 3 विषय पढ़ते हैं, यही सही है। केवल एक विषय, 5 केवल एक विषय नहीं पढ़ता है। ये एक जो बंदा है वो एक विषय पढ़ता है, साइंस पढ़ता है। इस 3 की बात करें तो ये 3 सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। इस 7 की बात करें तो ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन 5 है वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। यहाँ पर कह रहा है केवल 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट की बात करें तो ये 4 नंबर जो है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, साइंस और इंग्लिश। इस 6 की बात करें तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैथ और इंग्लिश। इस 2 की बात करें तो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस और मैथ। जबकि ये 5 है वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, सभी 3 विषय होंगे। ठीक है, अगला सवाल हमें यहाँ पर दे रखा है एक कोई भी एक आकृति वेन डायग्राम हमें दिया गया है जिसके अंदर 2 सर्कल बनाए गए हैं। एक गोलाकार आकृति में ऊपर की तरफ सर्कल बनाया गया है, एक अंडाकार आकृति में, और 2 यहाँ पर हेक्सागोनल आकृतियाँ हमें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कौन सी संख्या सभी 4 आकारों में है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी 4 में आती हो। तो ऐसी कौन सी दिख रही है आपको जो सभी 4 में आ रही है, कोई ऐसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इस 9 की, इस 9 नंबर की बात करूँ तो ये 9 नंबर इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 9 नंबर इस आकृति में नहीं है। तो ये कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी 4 में है। देखिए इसकी बात करें और इसकी बात करें, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर हैं। यानी अंदर से जब नहीं गुजर रहे हैं तो ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं हो सकती जो इन चारों को टच करे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर नन होगा, कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो चारों में से गुजरे। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकारों में है। क्या योग है उन संख्याओं का जो केवल 2 आकारों में है। 2 आकारों वाली संख्या हमें देखनी है। देखिए अगर हम बात करें इस 3 की, ये 3 2 आकारों में गुजर रहा है, इसमें से भी गुजर रहा है और इसमें से भी गुजर रहा है, 2 गुजर रहा है। इस 2 की अगर हम बात करें, ये कह रहा है केवल 2 आकारों में गुजरे। ठीक है, 3 में गुजर रही है उस संख्या को फाइंड आउट हमें नहीं करना है। इस 2 की बात करें तो ये 2 इसमें से भी गुजर रहा है, ये 2 इसमें से भी गुजर रहा है और ये 2 इसमें से भी गुजर रहा है। तो ये 2 नंबर हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ वो नंबर लेना है जो 2 में से गुजरे। एक तो हो गया 3 नंबर, दूसरा हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। तीसरा नंबर यहाँ पर कौन सा है, इसमें से भी गुजर रहा है, इसमें से भी गुजर रहा है, ये नंबर बीच वाला है, कौन सा नंबर है, 9 नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें, इस 1 की बात करें तो ये इसमें से भी गुजर रहा है, इसमें से भी और इसमें से भी, तीनों में से गुजर रहा है। इस 5 की बात करें तो ये 5 मात्र 2 में से गुजर रहा है। ठीक है, इतने ही नंबर हैं जो 2 आकृतियों के अंदर आ रहे हैं। अब इनको सबको प्लस कर लीजिएगा, 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 + 5 21। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर 21 होगा। तो 21 वो संख्या है तो सभी का योग करें तो वो 2 आकारों में गुजर रही है। ठीक है, तो 21 इसका सही आंसर रहेगा। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकार में है। अब हमें एक आकार वाली संख्याओं के योग करना है। इस 7 को आप देखिएगा, ये 7 सिर्फ एक में नज़र आ रहा है। इस 8 की बात करें तो ये 8 भी एक ही संख्या में नज़र आ रहा है। ठीक है, इस 6 की बात करें तो ये 6 सिर्फ एक में से ही गुजर रहा है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो एक ही आकृति में है, दूसरी किसी भी आकृति में से नहीं गुजर रहे हैं। तब इनको प्लस कर लीजिएगा, 7 और 8 15 और 6 कितना होता है, 21। तो वंस अगेन हमारा आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। 21 सभी उन संख्याओं का योग है जो केवल एक आकार में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर लुप्त संख्या या आप कह सकते हैं कैलकुलेशन, हाँ यहाँ पर हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये पूछ रहा है हमें x का मान क्या है।
देखिए इस आकृति का अध्ययन करें, यहाँ पर ये x लिखा गया है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस x की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें इसमें कॉम्बिनेशन पता करना होगा कि नंबर कैसे लिखे गए। ये नंबर ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं जैसे पिछली सारी आकृतियों में लिखे गए हैं। यहाँ पर इन संख्याओं का आपस में कोई ना कोई गुणा भाग जोड़ करके नंबर को एक दूसरे से कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन करके लिखा गया है। देखिए सबसे पहले अपन बात करें इस 12 नंबर की। देखिए ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, इन दो आकृतियों में ये एक एक नंबर है। इन अगर ये 12 नंबर की बात करें तो ये इन दोनों आकृतियों में आ रहा है। ठीक है, जबकि ये 3 और 4 इन दोनों आकृतियों में एक एक सिंगल नंबर है। अगर हम इस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर ये 5 नंबर दे रखा है। ठीक है, 5 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर नंबर आना चाहिए, क्योंकि इस आकृति में त्रिभुज के अंदर 5 अकेला नंबर है, इसके अंदर ये 3 अकेला नंबर है और दोनों के बीच में ये x खाली छोड़ रखा है। जैसे ये 12 लिखा गया उसकी जगह ये खाली छोड़ रखा है। ठीक है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, x की जगह 15 नंबर आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 15। अब सवाल उठता है कि फिर ये 60 कैसे लिखा गया है, फिर ये 60 कैसे लिखा गया है। ठीक है, देखिएगा 4 को अगर 12 लिखा गया है, यहाँ पर 12 लिखा गया, इस 12 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। जैसे बाहर की जो एक एक नंबर हैं, यानी ये 60 आकृति ऐसी है जो तीनों के अंदर आ रही है, तीनों आकृतियों के अंदर से अंदर 60 है। तो तीनों आकृतियों में कॉमन कॉमन नंबर कौन सा है, जो सिंगल सिंगल नंबर है। तो इस आकृति में क्या नंबर है, 5 है। इस आकृति में क्या नंबर है, 4 है। इस आकृति में क्या नंबर है, 3 है। अगर हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 चौके 20 और 20 दिए 60, तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, 60। यही नंबर तो यहाँ पर सेंटर में लिखा गया है। तो इसका मतलब इन तीन, अगर दो आकृतियों को मिला करके अगर दोनों आकृतियों में कोई सिंगल नंबर आ रहा है तो इन बाकी के दोनों नंबरों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये x है तो x को 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x निकल करके आ जाएगा। बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। ये सवाल एसएससी के अंदर बहुत सी बार पूछा गया सवाल है। ये मोस्ट ऑफ बहुत बार कई सारे एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए और x का मान बताइए। अब x का मान यहाँ पर निकालना है हमें। ठीक है, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे इन दोनों आकृतियों की बात करें, ये एक वर्ग है और यहाँ पर ये एक त्रिभुज दे रखा है। चलिए इससे पहले यहाँ पर x यहाँ पर लिख रखा है, उससे पहले हम इन दोनों बात करते हैं। यहाँ पर एक वर्त दे रखा है और यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है, आयत दे रखा है, सॉरी। इन दोनों के अंदर कॉमन कॉमन नंबर कौन सा है, तो वर्त के अंदर कॉमन नंबर है 8 और वर्ग के अंदर, इस आयत के अंदर कॉमन नंबर है 7। अगर अपन 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर क्या निकल करके आता है, 56। यही नंबर इन दोनों में लिख रखा है क्योंकि बीच का नंबर है ये। 56 एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और इस रेक्टेंगुलर में भी आ रहा है, दोनों के अंदर नंबर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। अब इस x की बात करें तो ये x किस में आ रहा है, x त्रिभुज में आ रहा है और दूसरा x इस एक बड़े सारे आयत में आ रहा है। अब इन दोनों नंबर का आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो कितना आएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह हमें कौन सा नंबर लिखना होगा, 42 लिखना होगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। अब ये तीनों नंबर कॉमन है, 8 7 6। तीनों नंबर अगर कॉमन कॉमन नंबर है तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 7 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। और फिर इसको किसके साथ, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई, 8 7 6। इन तीनों को अगर अपन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 56। 56 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आएगा वो 336 आता है। तो ये तीनों के अंदर नंबर कॉमन है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके सेंटर में लिखा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 42 रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें यहाँ पर दे रखा है, वैसा ही सवाल है, y का मान बताइए। अब यहाँ पर y का मान निकालना। अब हमें समझ में आ गया कि आखिर इनमें करना क्या होता है। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से। देखिए अगर इस बात करें हम इस 35 नंबर की, ये 35 नंबर किन किन में आ रहा है, तो 35 नंबर एक ट्राइंगल में आ रहा है, दूसरा इस सर्कल में आ रहा है। तो इस सर्कल और इस ट्राइंगल दोनों में एक एक ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ अकेला है,
जो किसी अंदर और दूसरे के अंदर से टच नहीं कर रहा है, तो वह नंबर है 7 और 5। 5 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो हमारा आंसर क्या आता है 35। यानी ये 35 नंबर लिखा गया है, ये 35 दोनों में आ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया है। वैसा ही सेम ये जो नंबर है ये सर्कल के अंदर से आ रहा है, उस आयत के अंदर से आ रहा है, तो सर्कल के अंदर कॉमन अकेला नंबर क्या है 7 है, जबकि इस आयत के अंदर अकेला नंबर क्या है 6 है। तो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 42। फिर से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा 42। अब हम देख लेते हैं क्या बीच वाला नंबर सही आ रहा है। 5, 6 और 7। पहला नंबर क्या है 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 30। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 210 आ जाएगा। यही यहाँ पर 210 सेंटर के अंदर आ रहा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का 42। अगला सवाल हमें दे रखा है यहाँ पर, सॉरी इतने ही सवाल हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।